गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शशिकांत है। मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ और अपने फ्री टाइम में बच्चों को गाइड करता हूँ, उनके पढ़ाई में हेल्प करता हूँ। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ हमारे सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा जिस चैनल को प्यार मिलता है, हम सबका सबसे प्यारा चैनल जो है फिजिक्स वाला, अलख पांडे सर का जो चैनल है, उसके ऊपर मैं बनाना चाह रहा हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में मेनली मैं बताऊंगा कि हमारे जो सबसे फेवरेट चैनल है हम सभी का, वो जब अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें क्या गलत हो रहा है, वो किस गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। कि जो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन उन्होंने स्टार्ट किया था, बहुत ही जबरदस्त रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उसमें अब क्या गलत होता जा रहा है मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों को। और इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल से कंपेयर करूंगा। मैं कोई पर्सनल कमेंट या कुछ भी ऐसा, कोई कंट्रोवर्सी के बारे में बकवास में नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक केस स्टडी से कंपेयर करूंगा, जो एक सिमिलर रिवॉल्यूशन, इंडिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन 15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ओके। वो रिवॉल्यूशन अब मैच्योर हो चुका है, वो अपने एक एंड रिजल्ट तक पहुंच चुका है। और फिजिक्स वाला में आज जो चीजें हो रही हैं, वो एग्जैक्टली सेम वही चीजें हो रही हैं जो उस रिवॉल्यूशन में हुआ था। ठीक है। ये अभी अंडर प्रोसेस है। अलग पांडे सर का ये जो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन है, ये अभी अंडर प्रोसेस है। ये इसका एक्चुअल रिजल्ट हमें 5-10 साल के बाद दिखेगा कि कितना सक्सेसफुल ये हो रहा है। लेकिन हाँ, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है वो समझने के लिए हम लोग कंपेयर कर सकते हैं विथ वन अनदर रिवॉल्यूशन। मैं जस्ट वो केस स्टडी पुटअप करना चाहता हूँ तुम लोगों के सामने, ताकि तुम लोग सोचो समझो और उस व्यू पॉइंट से एक बार देख लो, कोशिश करो उस तरीके से एनालाइज करने का एक बार। ओके। तो इस वीडियो में क्या तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीजें एक्सपेक्टेशंस हैं तो तुम इस वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हो। इस वीडियो के अंदर तुम्हें कोई मिर्च मसाला नहीं मिलने वाला, कोई फाइट की कमेंट्री कि किसने क्या बोला, कौन सा महायुद्ध, विश्व युद्ध, ये सब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वर्ल्ड वॉर, ये सब बकवास कुछ नहीं मिलने वाली तुम्हें। कोई पर्सनल कमेंट अलग पांडे सर के बारे में या अमन दत्तरवाल के बारे में बिल्कुल नहीं मिलने वाला तुम्हें। ओके। या कोई जजमेंट की, जो अभी कंट्रोवर्सी लेटेस्ट हुई थी अलग पांडे वर्सेस अमन दत्तरवाल, की कौन सही है कौन गलत है, ऐसा कुछ भी तुम्हें जजमेंट या मेरे व्यूज ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला इसके अंदर। ओके। ना तो ये कोई किसी के फैन बेस को मैं प्लीज करने की कोशिश करूंगा, ना तो किसी के फैन बेस को मैं पोलराइज करने की कोशिश करूंगा, बच्चों को मैं पोलराइज करने की भी कोशिश नहीं करूंगा, और ना मैं किसी को प्लीज करने की कोशिश करूंगा। आप खुश हो ना खुश हो, ये आपका व्यू पॉइंट है। मेरा बस एक पर्टिकुलर मैं केस स्टडी से कंपेयर करना चाहता हूँ दो रिवॉल्यूशंस, जो बहुत बड़े रिवॉल्यूशंस इंडिया में, एक हो चुका है, एक अभी अंडर प्रोसेस है, मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ बस। ठीक है। और एक और बात, अगर आप कोचिंग, एजुकेशनल कोचिंग, एथिकल नॉट एथिकल, ये सब भी कुछ बकवास में नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। तो क्लियर कट, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लो कि ये सारा कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। अच्छा, अब मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं अलख पांडे सर का चैनल, जो फिजिक्स वाला चैनल है, और अमन दत्तरवाल का जो चैनल है, उसको मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। ये कंटेंट 2017-18 के अराउंड से मैं देखता आ रहा हूँ। और मुझे मतलब बड़ा प्यारा लगता था उनके पढ़ाने का तरीका, उनका डेडिकेशन, उनका हार्ड वर्क, है ना। मैं हमेशा रेगुलरली देखता रहता था। हम लोगों ने अपने ऑफिस में और आस पड़ोस में अपने टीचर्स को, अपने स्कूल के जूनियर स्टूडेंट्स को, जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ उसमें जो जूनियर स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने बहुत रिकमेंड किया देखने को, इनका हार्ड वर्क। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली अमन दत्तरवाल से मैंने बहुत कुछ सीखा फाइनेंशियल मैटर्स में। अलग पांडे सर से बहुत ज़्यादा मैंने एजुकेशन में, कंटेंट वाइज तो मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा उनसे। इनफैक्ट काफ़ी मिस्टेक्स उनकी मिल जाती थी मुझे वीडियो देखने के टाइम। बट हाँ, उनका डिलीवरी जो होता है ना, कि हाउ टू डिलीवर अ लेक्चर, हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों से कनेक्ट करना, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत प्यारा लगता था। और स्पेशली उनका जो डेडिकेशन था, कि किसी तरह का कोई लालच नहीं, कुछ ऑफर्स मिल रहे थे उसको वो छोड़ रहे थे उस टाइम पर, तो वो चीज़ें देखकर काफ़ी मोटिवेशनल था और इंस्पायर करता था हम लोगों को भी एजुकेशन के फील्ड में कुछ करने के लिए। ओके। और तो मेरा बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट है इन दोनों के लिए, इनका डेडिकेशन, इनका डिसिप्लिन, इनका हार्ड वर्क, और स्पेशली जो इनका थॉट प्रोसेस था, एक विजन था इंडिया के लिए, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। कोई छोटा मोटा बिजनेस या ऐसा कुछ नहीं था, एक बहुत बड़ा विजन लेकर के ये लोग चल रहे थे। और बहुत टाइम तक डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ ये लोग इसमें लगे रहे। लास्ट वीक क्या हुआ कि मैंने ये वीडियोस देखे, कंट्रोवर्सी जो चली फिजिक्स वाला एंड अमन दत्तरवाल के बीच में, तो
वो कंट्रोवर्सी वाले वीडियोस देखे, बहुत सारे और वीडियोस मेरे पास सजेशन में आने लगे। तो उनको देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से, कभी एक बार टाइम मिला मुझे एक दो दिन बीच में, कि मैं देखता हूँ कि आजकल कैसा वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनके चैनल को विजिट किया। उनके चैनल को विजिट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ, शौक मिला, कुछ दुख हुआ। और मेरे दिमाग में सिर्फ दो क्वेश्चंस आए और एक गाना आया। उनके चैनल को देखने के बाद दो क्वेश्चन आया और एक गाना आया। वो दो क्वेश्चंस कौन कौन से, मैं बताता हूँ पहले आपको। पहला क्वेश्चन था, अभी जो हो रहा है क्या वो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन है या वो बिजनेस है। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। एंड क्या उनका फोकस शिफ्ट हो चुका है, क्या एजुकेशनल रिवॉल्यूशन कहीं पीछे छूट गया है और वो अब सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड हो गए हैं। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। बहुत लोगों के दिमाग में और भी आया होगा क्वेश्चन। उस गाने को अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, उस गाने पे देखते हैं लास्ट में अगर आने का मूड हुआ तो कर लेंगे। तो जब मैंने ये सारा कुछ सोचा तो मेरे दिमाग में अपने आप एक कंपैरिजन आ गया। एक बहुत लेटेस्ट, एक रिसेंट रिवॉल्यूशन हुआ है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो। उसके साथ एक कंपैरिजन आ गया, मैं वही बस इस चैनल वीडियो में करने वाला हूँ डिस्कस। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं मैं किस रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ? 2002 में स्टार्ट हुआ था और 2022 तक एक अच्छे खासे मैच्योर्ड स्टेट में पहुंच चुका है। आप लोग गेस कर सकते हैं। ये मत सोचना कि मैं कोई पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल के डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सबसे बड़ी जो नेसेसिटी है इंडिया की, मैं उस पर टारगेट करना चाहता हूँ। तो ऐसी कौन सी दो सबसे बड़ी नेसेसिटी है, सबसे बड़ी ज़रूरत है हम लोगों की आफ्टर रोटी कपड़ा मकान? पहले रोटी कपड़ा मकान जब पूरा हो जाता है, इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत कौन सी दो चीज़ें होती है? गैस कर सकते हो? लोगों ने गैस कर लिया होगा अभी तक, इस हिंट के साथ तो एटलीस्ट कर लिया होगा। तो सबसे बड़ा जो दो रिक्वायरमेंट्स होता है इंडिया किसी भी इंसान के लिए, वो होता है हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अभी एजुकेशन में ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, बट उससे काफी साल पहले हेल्थ सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 2002 में। क्या रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन का लेवल नहीं है, जो न्यूट्रिशन का लेवल है, जो पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, ये सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस है कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा, हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। जो हम लोग खाते हैं, जैसा हम लोग आजकल एक्सरसाइज कम करते हैं, मूवमेंट कम होती है हमारी, ये सब आपको पता है, इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन दो प्राइम नेसेसिटी है इंडिया में। किसी के लिए भी, इंसान के लिए, ये दो मेन नेसेसिटी होती है। और इंडिया में स्पेशली डायबिटीज पेशेंट का नंबर्स, हार्ट पेशेंट्स का नंबर, जो बीपी, हाइपरटेंशन जो है बेसिकली, कैंसर पेशेंट्स वगैरह के नंबर्स बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। ओरल कैंसर वगैरह बहुत हाई है। तो बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोगों के पास जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर एक बहुत स्ट्रांग चीज था, दो बहुत स्ट्रांग चीजें थी, योगा एंड आयुर्वेद। तो उसको ला करके, उसको रिवाइव करके एक इंसान ने बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था 2002 में। तो उससे पहले क्या हुआ करता था कि जो बड़े सेलिब्रिटीज होते, जो अमीर लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे अमीर लोग, वो लोग अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपने घर पे एक पर्सनल ट्रेनर रखते थे। और ये पर्सनल ट्रेनर्स बहुत हाईली पेड होते थे। ये लोग ट्रेनर्स जो एक्सरसाइज करवाने के लिए होते थे, साथ में डाइटिशियंस अलग से होते थे, पूरा न्यूट्रिशन उनका प्लान होता था, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, योगा कब करना है, कब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करनी है, सब उनका पूरा शेड्यूल बना होता था, कब काम करना है, कब रेस्ट करना है, सब कुछ शेड्यूल बना होता है इनका, ठीक है। लेकिन ये बहुत हाईली पेड सर्विसेज थी, हर कोई इसको नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो क्या हुआ, उस टाइम पर एक योग गुरु आए जो टीवी पे आया करते थे 2002 में, आस्था चैनल पे आना स्टार्ट किया इन्होंने। और ये सुबह सुबह योगा सिखाया करते थे एट जीरो फीस। लोगों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी इनको योगा सीखने के लिए। और सभी लोगों के बीच में एक योगा को लेकर के एक एनर्जी आई, एक मोटिवेशन आया, अवेयरनेस फैली। और इन्होंने बहुत सारे फ्री योगा कैंप्स कंडक्ट कराए पूरे कंट्री में, ठीक है। तो लोग सुबह सुबह उठते थे, थोड़े बहुत योगा करते थे और उससे उनके हेल्थ में कुछ बेनिफिट्स आना स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले। बट बात वही है कि करोड़ों लोगों में से कुछ लाख, कुछ हजार लोग ही हैं जो सुबह उठ के रेगुलरली 4 बजे 5 बजे उठ के इतनी मेहनत कर पाते थे, जो इतनी मेहनत कर पाते थे सुबह उठ के रोज
टाइमली योगा करे डिसिप्लिन के साथ। हर कोई डिसिप्लिन नहीं होता, हर कोई इतना मोटिवेटेड नहीं होता। ठीक है, जो लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत डिसिप्लिन है, उनको एडवांटेज मिला। इसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं में उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा और रीच बढ़ाने के लिए, और लोगों तक पहुंचने के लिए, और पॉपुलराइज करने के लिए योगा को, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग सेल करना स्टार्ट किया, बुक सेल करना स्टार्ट किया। जो योगा कैंप्स होते थे उसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन वगैरह सेल होते थे, और कुछ ऐसी चीजें जो कि कह सकते हो कि एफएमसीजी और आयुर्वेद का एक हाइब्रिड था। एफएमसीजी प्रोडक्ट टाइप की चीजें ही थी, लेकिन वो हाइब्रिड था आयुर्वेद के साथ। और वो हेल्थ के लिए जैसे च्यवनप्राश वगैरह वो सब चीजें वहां पे काफी सेल हुआ करती थी। तो लोगों को भी लगा होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, सुबह उठ के तो हमसे होता नहीं है, हम लोग डिसिप्लिन तो है नहीं, तो हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग खरीद लेंगे और हम लोग योगा सीख लेंगे और हम लोग प्रैक्टिस करके हमारा हेल्थ सुधर जाएगा। लोगों ने खरीदा, बुक्स खरीदे, लोगों ने बुक्स पढ़े। बट इससे कितने लोग बेनिफिट उठा पाए? इन बुक से, इन रिकॉर्डिंग से कितने लोग बेनिफिट उठा पाए? जो सुबह उठ के योगा प्रैक्टिस करते थे ना, टीवी पे देख के फ्री वाला, वही लोग इस रिकॉर्डिंग को भी देख रहे थे। उनके अलावा जो लोग सुबह टीवी उठ के नहीं देख पाते थे, वो इस रिकॉर्डिंग को भी नहीं देखते थे। वो ऐसा का ऐसा उनके घर पे आज भी पड़ा हुआ है, 20 ईयर्स पहले खरीदा हुआ, 15 साल, 16 साल, 18 साल पहले खरीदा हुआ वो रिकॉर्डिंग्स आज भी घर पे ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ है। उस बुक से आज तक किसी ने योगा नहीं सीखा। उन्हीं ने सीखा जिनको पहले से भी योगा से बहुत प्यार था। जो पहले से प्रैक्टिस करते थे वही लोगों ने बुक से भी पढ़ा, बुक से भी देखा और रिकॉर्डिंग से भी सीखा। बात समझ में आई? तो ये था एक रिवॉल्यूशन। इसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। इसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। योगा में एक्सपेंशन करते करते, योगा लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सेल होते होते, आयुर्वेदिक मेडिसिन सेल होते होते, कहीं ना कहीं सेलिंग वाला पार्ट जो है, जो बिजनेस वाला पोर्शन है, रेवेन्यू क्रिएट जनरेट करने का जो प्रोसेस है, वो बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते वो कंपनी आज सेवरल थाउजेंड करोड़ की कंपनी हो चुकी है। एंड आज कहीं योगा और वो आयुर्वेद कहीं पीछे छूट गया है। आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तो इस 20 ईयर्स का जो रिवॉल्यूशन था उसका परफॉर्मेंस को अगर जज किया जाए, एक रिवॉल्यूशन के फॉर्म में, मैं रिवॉल्यूशन के फॉर्म में जज करना चाहता हूँ, बिजनेस के फॉर्म में नहीं, रिवॉल्यूशन के फॉर्म में। तो बेसिकली क्या है, इसके जो सक्सेस थे, सक्सेस क्या था कि एक शॉर्ट पीरियड के अंदर योगा का, आयुर्वेद को वापस लोगों को याद दिला दिया कि बहुत पावरफुल चीज है। अवेयरनेस फैलाई नए बच्चों के बीच में। सबने थोड़ा बहुत योगा आयुर्वेद उस टाइम पे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, जब बाबा रामदेव अपने पीक पे थे, हर जगह उनकी चर्चा हुआ करती थी। कितने लोगों को जेन्युइनली इससे बेनिफिट हुआ, अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं, इससे जेन्युइनली उन्हीं लोगों को बेनिफिट हुआ जो लोग बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत हाईली मोटिवेटेड थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे। उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी देखने से उनको इंप्रूवमेंट हुआ, उन लोगों ने एक्चुअल एक रूटीन बनाई, एक मेहनत की, अपने आप को डिसिप्लिन रखा, अपनी डाइट को कंट्रोल किया, तब उन्हें एक बेनिफिट दिखाई दी। ओके, तो समझ में आ गया कि किसको बेनिफिट हुई, कितने लोगों को बेनिफिट हुई और किसको बेनिफिट हुई, थोड़ा आइडिया मिल गया आप लोगों को। ये बहुत छोटा फ्रैक्शन था जिनको बेनिफिट हुई है, सबको बेनिफिट नहीं होती है। अगर 100 लोग कर रहे हैं योगा तो हार्डली 4-5 लोगों को आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 100 को बेनिफिट होगी। ये वही 5 लोग होंगे जो बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे। देन जो टीवी टेलीकास्ट चलता था बाबा रामदेव के शो का, योगा का जो टेलीकास्ट होता था, और कुछ पेड रिकॉर्डिंग्स बुक्स वगैरह सेल होते थे। मैं सिर्फ योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कोई बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये जो है टीवी टेलीकास्ट एंड पेड रिकॉर्डिंग्स, किससे ज्यादा फायदा हुआ लोगों को योगा सीखने में या अपने हेल्थ को सुधारने में? इसमें ज्यादा फायदा लोगों को टीवी टेलीकास्ट से हुआ था। ये बहुत शॉकिंग फैक्ट है, बट ये फैक्ट है। सबसे ज्यादा फायदा लोगों को टीवी टेलीकास्ट पे हुआ था, जो फ्री में सिखाया जा रहा था। पेड रिकॉर्डिंग से 1% का ही फायदा किसी को नहीं हुआ था। उन बुक्स से किसी को भी एडिशनल बेनिफिट नहीं हुआ था। बेनिफिट एक लाइव जो चल रही थी चीजें, तो उससे थोड़े बहुत बेनिफिट्स हुए थे। लाइव कैंप में भले वो इंसान बहुत दूर में बैठे हुए थे, लेकिन बहुत कम बेनिफिट हुआ था, बट उससे भी कुछ बेनिफिट्स हुए थे। बट रिकॉर्डिंग का एक जनरल स्टडी, एक जनरल रिसर्च है कि कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस, 90% ऑफ पीपल, 95% ऑफ पीपल उसको कंप्लीट नहीं कर पाते।
उसको देखते ही नहीं है रिकॉर्डिंग को, बस अपने पास रखे रहते हैं। जब खरीद के लाते हैं तो एक बार देख लेते हैं, 2 दिन देख लेते हैं, फिर वैसे ही पड़ा होता है, कई कई साल तक वैसे ही पड़ा होता है, वो कभी यूज में नहीं होता। ठीक है। तो बेटर होगा कि आप कुछ लाइव चीजों पे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। या जो फ्री रिकॉर्डिंग्स आर दे आर एज गुड एज पेड रिकॉर्डिंग्स, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। देन उसके बाद ये जो योगा का रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या इस योगा रिवॉल्यूशन ने वो हाईली पेड पर्सनल ट्रेनर्स को रिप्लेस कर दिया? ये जो फ्री योगा क्लासेस चल रही थी, जो फ्री योगा सिखाया जा रहा था, प्राणायाम, आसन, सब कुछ सिखाया जा रहा था, इससे हेल्थ के जो बेनिफिट्स थे, तो क्या इसने वो हाईली पेड पर्सनल ट्रेनर्स अमीर लोगों के, क्या उसको रिप्लेस कर पाया ये टीवी का जो शोज चल रहे थे? तो इसका आंसर तो यही है कि वो रिप्लेस नहीं कर पाया। आज भी जिसको हेल्थ की असली बेनिफिट होती है, अच्छी बेनिफिट होती हैं, वो दो तरह के लोग होते हैं। या तो वही अमीर लोग, जो लोग बहुत हाईली पेड ट्रेनर्स रखते हैं, 1 to 1 बैठ के जो पर्सनलाइज्ड हर चीज को प्रॉपरली देखते हैं कि सही से आसन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलत करने से हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकती हैं। तो एक कंट्रोल्ड वे में जो लोग करते हैं, रेगुलर करते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं, तो उनको बेनिफिट होती है। और कुछ जो थोड़े से गरीब लोग थे, जिन जो लोग पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत डिसिप्लिन थे, उनको बेनिफिट हुआ इसका। अदरवाइज मेजोरिटी लोगों को इस रिवॉल्यूशन से योगा के फॉर्म में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है। तो व्हाट इज द योगा गुरु डूइंग टुडे, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया बस, इतना इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। मोस्टली आज के टाइम पर वो जींस वगैरह निकाल रहे हैं, नूडल्स बेच रहे हैं, और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बहुत सारे बेच रहे हैं, जो कि कहीं भी कनेक्टेड नहीं है योगा या उस रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बिजनेस कर रहे हैं वो, बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, बट उनको योग गुरु बोलने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। योगा, अध्यात्म, धर्म गुरु, उस फॉर्म में उन्होंने अपने आप को लॉन्ग टर्म तक प्रूव नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने प्राइम फोकस से, अपनी मेन फोकस से वो हट गए। जब तक वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बेच रहे थे या फिर च्यवनप्राश बेच, तब तक प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो उनकी कोर कॉम्पिटेंस का एरिया था, उनका मेन जो है ना स्किल उनका वही था, एक्सीलेंस उनका उसी काम में था। बट अब जीन्स बेचने में वो compete कर रहे हैं किसी बड़े जीन्स के ब्रांड से, या नूडल्स बेचने में मैगी से, नेस्ले से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये उनका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं था। बट वो इसमें एंटर करने का ट्राई किया उन्होंने, और वो बेच रहे हैं आज के टाइम पर। उनकी बहुत बड़ी फैन बेस है, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और पूजे जाते हैं, बहुत लोग उनको पूजा करते हैं उनकी। ठीक है। आओ अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि अगर एक इंसान मल्टीपल वर्टिकल्स में एंटर करता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई इंसान अपना एक पर्टिकुलर उसका स्किल सेट है, अपना एक एक्सीलेंस है, अपना कॉम्पिटेंस है, उसको छोड़ के किसी और में एंटर करता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको फील करवाता हूँ, मैं आपको फील करवाता हूँ प्रॉब्लम, आप देखना फील हो पाता है या नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट, हम लोग उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन। ठीक है, बहुत बड़ा फैन। जिस दिन से सचिन ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, मैंने उसके बाद से कोई क्रिकेट मैच नहीं देखा। ठीक है। बट मैं बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ। अगर सचिन तेंदुलकर एक प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल खोल देते हैं आज के डेट में, हेल्थ एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सचिन तेंदुलकर के पास बहुत सारा पैसा है, वो चाहे तो एक टीम गैदर कर सकते हैं, और टीम गैदर करके अगर वो एक प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल खोल देते हैं, तो क्या आप, मैं, अपने किसी रिलेटिव को लेकर के, अपने पेरेंट्स को लेकर के वहां पर जा सकते हैं, वहां पे एडमिट करवा सकते हैं? अगर वो सीरियसली बीमार हैं तो। अगर थोड़ी बहुत बीमारी है फिर तो कोई बात, छोटी मोटी बीमारी है, फिर जा सकते हैं हम लोग, अगर हल्का फुल्का कुछ है ऐसी, तो जा सकते हैं कि एक सचिन के जो प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल है उसमें हम लोग जाएं, है ना, अपने भगवान के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ा दे, कुछ प्रसाद चढ़ा दे, और थोड़ा सा प्रणाम करके हम लोग आ जाए, वो तो ठीक है। बट अगर एक जेन्युइन सीरियस बीमारी है, तो क्या हम लोग वहां पे जाना चाहिए हम लोगों को? या हमें एक उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है, जैसे जो बीमारी है उस फील्ड का जो स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर, सबसे बेस्ट डॉक्टर है पूरे शहर में, जिसने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस ले रखी है, तो हम लोग क्वालिफिकेशंस देख के जाएं, उस डॉक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड देख के जाएं, उस डॉक्टर की जो जो पेशेंट्स रहे हैं उनका रिकमेंडेशन लेके जाएं,
या ये देख के जाएं कि सचिन उसको, उसका ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है, उसका ओनर सचिन तेंदुलकर है, ये देख के हम लोग जाएं, या एक्चुअल डॉक्टर्स को देख के जाएं? देन यही मैं बताना चाह रहा था कि सचिन अगर इस डिपार्टमेंट में आएंगे, सचिन तेंदुलकर सर जो है, जो भी बोलना चाहें, बस हम लोग नाम लेके बोलते हैं, बट हाँ बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो अगर वो आते हैं इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आते हैं, हेल्थ में आते हैं, एजुकेशन में आते हैं, वो आईआईटी कोचिंग भी खोल सकते हैं। तो क्या सचिन के नाम पर आईआईटी की कोचिंग में आप एडमिशन लेना चाहोगे? क्या विराट कोहली के नाम पर आप आईआईटी कोचिंग में आप एडमिशन ले सकते हो? विराट कोहली अपने फील्ड के एक्सपर्ट है। क्रिकेट के बैटिंग का अगर वो कुछ सिखाना शुरू करते हैं तो जाना चाहिए। बट विराट कोहली अगर आईआईटी कोचिंग खोल दें तो क्या उसमें जाना सही रहेगा? या आप उसके फैकल्टीज के बारे में देखोगे, फैकल्टीज कैसा पढ़ाते हैं, फैकल्टीज में कितने लोग हैं जो ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने अपना कॉम्पिटेंस प्रूव किया है कि नहीं किया है, कि कोई एग्जाम क्लियर किया उन्होंने, उनके स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूअसली, जो ऑफलाइन जो उनके 1 to 1 स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन वाली बातें ना करो, ठीक है? ऑनलाइन वाली कुछ अलग कहानी होती है, वो मैं बताऊंगा क्या होती है, ठीक है? उनका पर्सनलाइज जो गाइडेड जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या उन्होंने कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट्स, कुछ बहुत अच्छे रैंक्स लाए हैं या नहीं लाए हैं? तो वो सब देख करके आपको एडमिशन लेना चाहिए किसी एक इंसान के पीछे। आप उसके बहुत बड़े फैन हो, हम सब उनके बहुत बड़े फैन हैं। अगर अलग पांडे सर की बात करें तो हम लोग अलग पांडे सर के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन क्या अलग अलग वर्टिकल में एंटर करना, कॉमर्स का कोर्स बेचना, अलग पांडे सर कॉमर्स के कोर्स को कैसे रिव्यू करेंगे कि वो कोर्स अच्छा बना है या खराब बना है? वो कोर्स नेशनल लेवल का एक जो इंस्टीट्यूट दे रहा है उससे बेटर है या नहीं है, वो कैसे जज करेंगे उस बात को? अगर वो यूपीएससी की कोचिंग के बारे में बात करते हैं, गेट की बात करते हैं, गेट की बात करते हैं, तो गेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बीटेक होना चाहिए, आपकी बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप स्पेशलाइज करते हो गेट के लिए। अलग पांडे सर कैसे उन सारे कोर्सेज की क्वालिटी को, उन फैकल्टीज के क्लास में जो डिलीवरी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, जज कर पाएंगे? मेरे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो अपने नाम पर वो कोर्सेज को सेल कर रहे हैं। जैसे पतंजलि है, पतंजलि बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करता है, बट पतंजलि क्या हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है? हर एक प्रोडक्ट उनकी कंपिटेंस में है। अलग पांडे सर का मैंने जो चैनल देखा, उसमें मैंने देखा कि और भी चैनल्स थे, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, मतलब बंगाली में वो निकाल रहे हैं। बंगाली फिर भी कुछ हद तक वो समझ सकते हैं कि क्या कंटेंट जा रहा है, बट तेलुगु में वो कैसे समझेंगे कि कंटेंट गलत जा रहा है या सही जा रहा है? और लोग अगर उनके ट्रस्ट पे खरीद रहे हैं, क्या लोगों को उनके नाम पे खरीदना चाहिए? इट इज जस्ट लाइक कि शाहरुख खान आके बोले कि बायजूस का ट्यूशन बहुत अच्छा है। शाहरुख खान को ट्यूशन के बारे में क्या आइडिया है, एजुकेशन के बारे में क्या आइडिया है? वैसे ही अलग पांडे सर एजुकेशनल, ऑनलाइन एजुकेशन के शाहरुख खान, और वो आके एक ब्रांड सीधा आके बोल देते हैं कि आप इस वाले पर्टिकुलर बैंकिंग एसएससी का जो कोचिंग मैंने लॉन्च किया है सबसे बड़ा कोचिंग है। आई थिंक स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले एक बार अच्छे से विचार करना चाहिए। और डिफरेंट वर्टिकल्स में एंटर जब वो करेंगे और बिजनेस को इस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, रैपिड एक्सपेंशन, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फोकस कम होगा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन से, और कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, जो कि मेरी साइड से गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मुझे उस चैनल से, उनके विजन से बहुत प्यार था। मुझे, मेरा दिल कहीं ना कहीं दुखा है इन चीजों से, ठीक है? और एक और बात मैं समझाना चाहूंगा बच्चों को, कि अगर सचिन जो है, सचिन अगर एक प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल खोलते हैं, और अगर आप उस प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल की प्रैक्टिसेस पे कुछ क्वेश्चन करते हो, इट इज नॉट सेम एज क्रिटिसाइजिंग सचिन। इट इज नॉट सेम एज क्रिटिसाइजिंग सचिन। सचिन एक लीजेंड है अपने फील्ड के, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया क्रिकेट का, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर सचिन के खेल को आप क्रिटिसाइज करते हो तो आप सचिन को क्रिटिसाइज करते हो, बिकॉज सचिन इज एसोसिएटेड विथ हिज ब्रांड। उसकी जो ब्रांड है वो उनके खेलने से है। बट अगर वो कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं, और उस हॉस्पिटल में कुछ खराब इलाज होती है, या वहाँ की क्वालिटी को लेकर के हम लोग कुछ कमेंट करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस को लेकर कमेंट करते हैं, इट इज नॉट कि हम लोग सचिन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये समझ के चलना चाहिए।
तो कहीं पर अगर फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वेश्चन उठता है, इट इज नॉट लाइक कि आप अलग पांडे सर का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आपको अलग पांडे सर को बताना होगा। देखो, फ्लो फ्लो में हो जाता है। अगर कोई बंदा इतने बड़े स्केल पे काम कर रहा है तो कई बार होता है कि मतलब एक फ्लो में आ जाता है इंसान की मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ रुकना है, आपकी कोर कॉम्पिटेंस कहाँ तक है। आप टीम रैंडमली एक्सपैंड करोगे तो ये आपके लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है, आपकी क्वालिटी के लिए खतरनाक है, और लॉन्ग टर्म में आपके ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो क्या मैं ये कहता हूँ कि रैपिड एक्सपेंशन करना गलत है? मैं ये बस ये कहता, मैं रैपिड एक्सपेंशन के लिए अगेंस्ट नहीं हूँ। जब तक आप अपने कोर कॉम्पिटेंस के एरिया में, आप चाहे क्रैश कोर्स निकालो, आप चाहे टेस्ट सीरीज निकालो, चाहे आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम निकालो, आप ऑफलाइन सेंटर खोलो, आप हाइब्रिड सेंटर खोलो, सब चलता है। आप उस क्वालिटी के कंट्रोल में रहने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस क्वालिटी का प्रोडक्ट जा रहा है। लेकिन जहां आप जज नहीं कर सकते उसकी क्वालिटी को, वहां पर हाथ डालना मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से उसी टीचर को इंस्टीट्यूट खोलने का हक होना चाहिए जिस टीचर ने वो एग्जाम खुद से क्लियर किया है। उस एग्जाम के बारे में, अगर कोई 7th क्लास को पढ़ाता है तो कम से कम उससे 3-4 साल सीनियर का तो होना चाहिए। 7th के बच्चे को पढ़ाना तो कम से कम 10th तक तो बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसने 7th के एग्जाम में एक अच्छा रैंक लाया हुआ होना चाहिए, उसको समझ में आनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट। जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ। अदरवाइज, अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना है, किसी और सेक्टर में अगर आपको रिवोल्यूशन लाना, तो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए प्रोसेस, अगर आपको कॉमर्स में करना है तो आप किसी फेमस कॉमर्स के इंस्टीट्यूट के पास जाओ और उनको अपना आइडिया बोलो कि जैसे हम मैं कर रहा हूँ आप भी कीजिए। आप मोटिवेट कीजिए उनको कि वो लोग भी अपनी फीस को डाउन करें और एक रिवोल्यूशन कॉमर्स में भी आए। लेकिन आप उसके ओनर बन के, एक ब्रांड एम्बेसडर बन के मत जाओ कि आप एक कोर्स लॉन्च कर रहे हो कॉमर्स का। ये मुझे सही नहीं लगता। अच्छा, अब इसके बाद लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे जो सुने हैं हाल फिलहाल में वीडियोस में, कि हर कोई पैसा चाहता है, कौन नहीं चाहता। कुछ टीचर्स कहते हैं कि आज के टाइम में हर कोई पैसा चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? एवरीबडी इज आफ्टर मनी। क्या ये बात सही है? क्या टीचर अगर ये बोलते हैं तो ये बात सही है? बच्चों को आप सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं? मैं थोड़ा कुछ इस बारे में बोलना चाहूंगा। इज एवरी वन आफ्टर मनी? क्या आपको क्या लगता है कि आज तक किसी ने अपने मोटिव के लिए काम नहीं किया? हर कोई पैसे के लिए भटक जाता है। मैं बात करूंगा एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में। कलाम सर अगर चाहते कि वो कुछ फंडिंग रेज करना चाहते हैं और वो एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इंडिया में, यूएस में, यूके में, जो आपके सार्क नेबरिंग कंट्रीज हैं, किसी भी कंट्री में अब्दुल कलाम सर अपनी पहुंच को नहीं बढ़ा सकते थे, एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे? क्या वो मल्टी मिलियन, मल्टी बिलियन डॉलर्स का एक सेटअप नहीं खड़ा कर सकते थे अगर वो चाहते? पूरी कंट्री में, हर सिटी, हर स्टेट में उनके स्कूल्स, उनके पार्क्स, उनके लैब्स, उनके म्यूजियम्स, उनकी लाइब्रेरी क्या नहीं बन सकती थी? आप ये बताओ। विक्रम साराभाई, उनके बारे में अगर आप पढ़े तो आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा कि उन्होंने क्या दिया इंडिया को। हर कुछ इंडिया को ऑलमोस्ट, जो बड़ी बड़ी चीजें जिसके हम लोग प्राउड होते हैं, वो मोस्टली उन्होंने ही बनवाई हैं। उन्होंने कितना कुछ डोनेट किया है गवर्नमेंट्स को। होमी जहांगीर भाभा, अगर ये लोग बिजनेस करने पे आते तो वो लोग क्या नहीं कर सकते थे? बट इन लोगों ने सब कुछ एक मोटिव के लिए किया, एजुकेशन के लिए किया, साइंस के लिए किया। और अभी के टाइम पर अगर आप देखें, एच सी वर्मा सर, वो अपने टाइम के एक सेलिब्रिटी हैं। अगर 92-93 के टाइम का आप बात करें तो एक सेलिब्रिटी थे एच सी वर्मा सर। आज भी सेलिब्रिटी हैं। पूरे कंट्री में कोई भी आईआईटी या नीट की तैयारी करता है तो इनकी बुक को जरूर पढ़ता है। अगर वो चाहते तो क्या वो फंडिंग रेज नहीं कर सकते हैं? लोग उनकी एक इंटरव्यू लेकर के उसके बेसिस पे कंपनी खड़े करने की सोचते हैं। वो अगर खुद चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो कंपनी खड़ी नहीं कर सकते आज के टाइम पर? करोड़ों की कंपनी। और इन सबको खत्म नहीं कर सकते जो भी कोचिंग स्प्रेड हो रही हैं? क्या वो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं।
उन्होंने क्या किया, अगर आप उनको केस स्टडी को देखें, उन्होंने क्या किया। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी कभी नहीं दिया, मैरिज नहीं की, पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया साइंस के लिए, एजुकेशन के लिए, लोगों के लिए। एच सी वर्मा सर ने आज भी एक बहुत बड़ा सा लैबोरेटरी एक तरीके से क्रिएट किया है, और वहाँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो उन्होंने प्लान करते रहते हैं, वो कुछ नया आज भी सोचते रहते हैं। टीचर्स के लिए कैंपेन करते रहते हैं, टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए, टीचर को सिखाने के लिए सेमिनार्स करते रहते हैं। ओके। और लोग जाते हैं उनके लाइव लाइव जो उनका जो लैब है, उसको देखने के लिए बच्चे आते हैं, बसेस से दूर दूर से आते हैं। उन्होंने तो आज तक उसकी कोई टिकट नहीं लगाई कि इतने रुपए की टिकट है तो आप देख पैसे दे करके तब जाओ अंदर, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू चैरिटी करेंगे, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। तो ये सोचना या ये मोटिवेशन बहुत ही गलत है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तो मैं कह रहा था ना, एक गाना मेरे दिमाग में आया था, उस गाने का मैं लाइंस आपको बता देता हूँ। अमिताभ बच्चन का बहुत ही अच्छा गाना है वो, कि पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पर पैसा ही सब कुछ सरकार नहीं है। समझ आया? पैसे की अहमियत से इनकार नहीं है, पर पैसा ही सब कुछ सरकार नहीं है। इसके आगे जाके दो लाइंस वो और बोलते हैं, जो कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं, जो फिजिक्स वाला सर का जो रिप्लाई आया था अमन दत्तरवाल के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा था बच्चों के बारे में कि किसी पॉइंट पे कि अब मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो उसके ऊपर भी एक लाइन बड़ा अच्छा उस गाने का आगे जा करके है, कि है भला पैसा तो ये बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये नशा कोई धोखा जरूर करे, ऐसा कुछ था। ठीक है, उसके बाद काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। ये लाइन बड़ा मतलब सबटल लाइन है, बहुत छूने वाला लाइन है। ठीक है, कि काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। तो अगर आप पैसे के पीछे ज्यादा जाओगे तो आप एक ऑब्जर्वेशन करना कि आप अपने लोगों से दूर होते जाओगे। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो थोड़ा दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे अगर आप पैसे के पीछे भागना स्टार्ट करोगे। कुछ चीजें हैं जो पैसे से बहुत ऊपर है, वो आपको समझ के चलना पड़ेगा। और ये लिस्ट सिर्फ इतनी नहीं है, इस लिस्ट में और भी बहुत लोग हैं। ठीक है, चलो। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं कौन हूँ जो मैं इतना बकवास कर रहा हूँ इनके ऊपर, मैंने क्या किया आज तक एजुकेशन के अंदर जो मैं इनके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, लीजेंड्स के बारे में कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, हु एम आई टू कमेंट ऑन द लीजेंड्स, व्हाट हैव आई डन फॉर एजुकेशनल रिवॉल्यूशन टिल नाउ। ओके। तो मैं अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं पिछले 8-9 साल से इसरो में एज साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ, और साथ में पैरेलली बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2014 में एक बच्चे से, एक बच्चे को थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करना शुरू किया था। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, मतलब रात के 11-12 बजे तक बैठ के हम लोग पढ़ाई किया करते थे। और वो स्टूडेंट आईआईटी में क्वालिफाई हो गया। और उस समय से लेकर अभी तक मैंने 26 स्टूडेंट्स को गाइड किया था आईआईटी के लिए। 19 क्वालिफाई कर गए थे, उनमें से 4 का ऑल इंडिया रैंक 200 से कम था। ठीक है। और उसके अलावा मैंने 2 स्टूडेंट को नीट के लिए फिजिक्स में थोड़ा बहुत गाइड किया था, और वो दोनों ही क्लियर कर गया नीट। एक का रैंक 64 था, एक का 261 था। और ये सारे ही बच्चे एक्चुअली, मैं इनमें से किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा इनके परफॉर्मेंस का, क्योंकि ये सारे ही बच्चे ऑलरेडी किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे थे, वहां से उनकी गाइडेंस मिल रही थी, मैं सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहा था, जो चीज़ें वहां नहीं मिलती थी मैं उसमें उनको सपोर्ट करता था। बस मेरा इतना ही रोल था। और ये सारा कुछ ऑफलाइन मोड में था, ये बिफोर 2020 की बात है। 2020 के बाद मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2020 के बाद मैंने अपने होम टाउन में अपने स्कूल के कुछ बच्चों को कोविड के टाइम पर ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने कुछ ऑनलाइन थोड़ा बहुत उनको हेल्प करना शुरू किया था। तो लास्ट ईयर जो बैच पास हुई है आईसीएसई बोर्ड की 2021-22, उसमें 30 स्टूडेंट्स के आसपास मेरे कांटेक्ट में थे, जिसमें से 14 स्टूडेंट्स को 95% से ऊपर का ओवरऑल स्कोर उन्होंने किया है। और 2-3 जो टॉप स्टूडेंट्स थे उनका 98% से ऊपर स्कोर था, 98.6, 98.2 ऐसे था स्कोर। ठीक है, तो मैं कनेक्टेड हूँ एजुकेशन के फील्ड में, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एजुकेशन के फील्ड से कनेक्टेड हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आपको मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर देख के समझ में आ जाएंगे कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। ओके। और मेरे चैनल पे मोर देन 500 से भी ज़्यादा अनलिस्टेड वीडियोज़ हैं।
ये पब्लिक वीडियोस नहीं, अनलिस्टेड वीडियोस हैं, जो मोस्टली बच्चे मुझसे पूछते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़, तो मैं उनके पर्सनलाइज्ड उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, उनके हेल्प के लिए। तो जैसे होता है ना, वीडियो के एंड में लोग कहते हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बता दूंगा कि कौन मुझे सब्सक्राइब करे कौन ना करे, ठीक है। तो जो भी मुझसे कुछ ऐसा वीडियो एक्सपेक्ट करेगा, जैसा ये वीडियो है मतलब, या जो कंट्रोवर्सी वाले वीडियो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा, तो मुझे सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। सब्सक्राइब करोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं ऐसे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता, ना मैं कोई एंटरटेनिंग वीडियो बनाता हूँ, ना मैं कोई मसालेदार वीडियो बनाता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि बच्चों का जेन्युइनली, अगर कोई बच्चा हेल्प चाहता है, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है, कुछ हेल्प चाहता है मेरे से, तो वो मुझे बताए कि क्या हेल्प चाहिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और वो कॉमन पर्पस के लिए होगा, जो बाकियों के भी हेल्पफुल हो सकता है, तो फिर मैं वो जनरल वीडियो बना के पब्लिक में डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक छोटा सा फैमिली रहे मेरा, सब्सक्राइबर्स का कोई बहुत बड़ा मैं एक्सपेंशन नहीं चाहता हूँ, ना स्केल अप करना चाहता हूँ। जेन्युइन मेंबर्स हूँ, जो लोग, जिन लोगों का मैं हेल्प कर सकूँ, मैं उनके साथ जुड़ के रहूँ। मैं कोई टीम वगैरह नहीं बनाना चाहता कभी भी, ना कोई स्केल अप करना चाहता हूँ, ना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा शायद। एक क्वेश्चन शायद बच्चों के मन में होगा कि क्या, आप लोगों के मन में शायद चलता होगा ये क्वेश्चन, कि व्हाट बेनिफिट्स कैन यू ट्रूली एक्सपेक्ट, ट्रूली, ठीक है। सही में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस से आईआईटी क्वालिफाई कर ले, नीट क्वालिफाई कर ले? क्या ये आपको लगता है सही में कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस को क्या रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में शायद होगा, होना चाहिए। ये कवर करने के लिए कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता। ओके, तो इसके लिए मैं अलग से कभी कर सकता हूँ। अगर आपको मन में ये सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर मैं कर दूंगा इसके लिए। ओके। एंड विच इज़ बेटर, पेड रिकॉर्डेड क्लासेस और यूट्यूब वीडियोस, इनमें से कौन सा बेटर है? ये सवाल हो सकता है कि आपके मन में होगा कि पेड जो कोर्सेज आती हैं रिकॉर्डेड वाली, वो खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ओके। और एक और, ये बहुत इजी होता है बोलना कि मतलब एजुकेशनल रिवोल्यूशन के बारे में, तो और कुछ अगर मेरे कंट्रीब्यूशन में और डिटेल में बता सकता हूँ आपको क्या क्या किया है मैंने, लेकिन वो करेंटली मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर भी नहीं जा रहा हूँ। ये चीज़ें हैं जो मैं, इनके ऊपर भी काफ़ी एनालिसिस है मेरे पास, जो अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ। कुछ सिंपल एग्जांपल रियल लाइफ के, जो आपके दिमाग को शायद एक डायरेक्शन में सोचने के लिए पर्सपेक्टिव दे। चॉइस आपका है, डिसीजन आपका है, सब कुछ आपका है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बना सकता हूँ। इन केस आपको चाहिए तो आप बताना, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है। तो थैंक यू। ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आप लोग कनेक्ट होना चाहते हो तो आप कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल मत करना, व्हाट्सएप के थ्रू। आपको जो हेल्प चाहिए होगा मुझसे, आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं इस वीडियो को अब एंड करता हूँ।